Good morning, 10th class. How are you all? Hope you all are good. So class, today we will be starting with our chapter number 1 of geography, which is resources and development. Okay. Now class, we already had a kind of brief discussion on what are resources. Okay, तो हम इसी को अब क्या करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं and so that we can then proceed over whatever is to be done. Now, to start with, हमें पता है कि ये जो हमारा chapter है, resources and development, this is basically talking about resources. ठीक है, कैसे अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है resources. Okay, why are they important and how do we use it, and then how have we overused it, and what should be done so that we can sort out the problems जो create हुई हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो resources हैं उनको बहुत वेस्टफुली यूज किया है. हमने उनको एक्चुअली में वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया. ठीक है, तो ये पूरी चीजें जो हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. सो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले अपने को ये समझने की जरूरत है व्हाट एग्जैक्टली इज रिसोर्स. ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरमेंट which can satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, there are around 5 things that we should remember. सबसे पहले है कि it should satisfy human need, our needs, मतलब जो हमारी जरूरत है. Simple example, if we are having फैन को स्विच ऑन करेंगे वो हमें हवा देगा, सो इट इज सेटिस्फाइंग आवर नीड. एसी को ऑन किया वो रूम की कूलिंग करेगा. सो ऑब्वियसली व्हेन दे सेटिस्फाई आवर नीड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन फुलफिलिंग आवर नीड कैन बी कंसिडर्ड अ रिसोर्स. ठीक है, तो पहली चीज हमारी हो गई कि इट शुड बी समथिंग व्हिच एक्चुअली fulfills or satisfies our need. ठीक है, उसके बाद as I said we need to remember few things. तो पहला हमारा हो गया, first thing is satisfy our need. second है technologically accessible. ठीक है, यानी अपने अप्रोच के अंदर होना चाहिए. we should be available to मतलब we should be able to use it. ठीक है, यानी satisfy our need, technologically accessible होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? अगेन आई रिपीट, accessible मतलब बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं तो ऐसे तो accessible का मतलब होता है जो हम हमारी पहुंच तक हो, that can be reached, है ना. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में हो सकता है रिसोर्स हो हमारे, बट हम हो सकता है अभी उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लें. ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिकली फीजिबल. ठीक है, इकोनॉमिकली टर्म आते ही हमें पता है क्या आ जाएगा, पैसे से रिलेटेड आ जाएगा. तो अब फीजिबल का क्या मतलब होता है? फीजिबल है जो मतलब इजीली हम उसको यूज कर सके, है ना, इजीली अवेलेबल हो या वो चीज कन्वीनियंटली पॉसिबल हो जाए. ठीक है, तो यानी इतनी एक्सेसिव महंगी भी नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमिकली लोग उसको यूज ही ना कर सके. ठीक है, if I say we have ACs and suppose each AC is at least 5 lakh rupees, so obviously everyone will not be able to basically use it, है ना, for cooling purpose and all. तो इकोनॉमिकली भी थोड़ा feasible होना चाहिए. ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली किसको feasible है और किसको नहीं है
वो भी वेरी करता है कि किसकी इनकम कितनी है, बट यहाँ पे इकोनॉमिकल फीजिबल मतलब ऑन एन एवरेज ऐसा होना चाहिए कि हम उस चीज को यूज कर सके और उसको यूजेबल बनाने के लिए इतने ज्यादा भी पैसे ना खर्च हो गए हो कि वो इतना महंगा है कि वी कैन नॉट यूज इट, ठीक है। देन वी कम अक्रॉस द नेक्स्ट टर्म विच इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसका मतलब है सोशली हमारे कल्चर के हिसाब से जो है, अगर हम उस चीज को यूज कर रहे हैं तो वो कोई गलत काम नहीं है। सो अगर हमें ये सारे टर्म समझ आ गए हैं तो हम इजीली जब भी रिसोर्स की डेफिनेशन आएगी डिफाइन करने, हम आराम से डिफाइन कर पाएंगे। एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो आई विल जस्ट अंडरलाइन इट। फर्स्ट इज इट सेटिस्फाइज आवर नीड्स, it is technologically accessible, it is economically feasible and it is culturally acceptable, ठीक है। एंड फर्स्टली पता ही है इट इज अवेलेबल इन एनवायरमेंट बिकॉज एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम एनवायरमेंट इटसेल्फ, है ना। सो हमें अब रिसोर्स की डेफिनेशन अगर कोई भी पूछेगा वी विल बी इन अ कंडीशन टू इजीली आंसर इट। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs, it is technologically accessible and it is economically feasible and it is culturally acceptable, ठीक है। तो I suppose this is clear to you all, a definition that you should know because obviously अपना chapter ही इससे शुरू हो रहा है, so and it is an important thing that we should know, okay। मूविंग ऑन, अब जब हमें रिसोर्सेज के बारे में पता चल ही गया है तो हम इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, सबसे पहली चीज हमने बोल दिया रिसोर्स, हम वैसे जितनी भी अभी तक हम लोगों ने डेवलपमेंट की है ह्यूमन बींग्स ने, वो इसीलिए ही कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिसोर्सेज तो हो सकता है सबके पास अवेलेबल, सबके मतलब ऑल लिविंग क्रीचर्स, पर वो उनको उस तरीके से यूज नहीं कर पाए हैं जैसे हम कर पाते हैं, है ना। दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज लाइंग ऑन द मे बी रोड। अगर आपको कोल मिला है, वी आर द पीपल हु नो हाउ टू यूटिलाइज इट, उससे अपने को फ्यूल कैसे बनाना है, उससे हमें हीट कैसे जनरेट करनी है। कोई भी चीज जो नेचर में अवेलेबल है, अगर वी हैव पेट्रोलियम दैट इज अवेलेबल and we know how to extract it and then we know how to use it or utilize it. So that means we people, that is human beings, are the important resource which actually change the other resources into usable items, ठीक है। तो इसी को आप थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। दिस इज वन टेबल, you can say a kind of diagram that is given in your book, a triangular shape in which वो दिखा रहे हैं कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बींग्स इंटर रिलेटेड है। हमें पता है ह्यूमन बींग्स जो है वो ही फिजिकल एनवायरनमेंट से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, उस टेक्नोलॉजी से वो उसको यूजेबल बनाती है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना के फाइनली वो जो रिसोर्स है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया। यानी दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस between nature, technology and institutions, which is totally under, you can say, the most important role played, या इनको एक साथ लाने का काम कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं, ओके। सो वी नीड टू हेयर अंडरस्टैंड कि रिसोर्स कौन बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स। आई सपोज इफ यू रिमेम्बर 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था द फर्स्ट चैप्टर अबाउट विलेज ऑफ पालमपुर, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने बोला था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड देन हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एज इट एक्चुअली मेक्स द अदर रिसोर्सेज या अदर फैक्टर्स यूजेबल, है ना। तो अब इसी को आगे समझ लेते हैं। और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट involves an interactive relationship between nature, technology and institutions, and human beings basically interact with nature through technology and create institution to see the economic development. अब सिंपल टर्म्स में एज आई सेड ह्यूमन बींग्स है जो क्या करता है, एनवायरनमेंट से क्या लेता है, एनवायरनमेंट से
चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और उसको फाइनली एक यूजेबल टोटली ऐसी चीज बना देता है जिसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस है एंड काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स विद देयर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, बेसिकली और ये सारी चीजें जब यूज होती है या हम टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही हम इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं। बिकॉज वी नो कि जब हम किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उसकी वैल्यू बढ़ के ऑब्वियसली अगर हम उसको मनी के टर्म्स में सेल करते हैं और उसको उसी इकोनॉमिक्स के फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी क्या हो जाती है, इकोनॉमिक डेवलप। ठीक है, नाउ डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? नो, दे आर नॉट। देखो, अभी जो हमारे सामने सिचुएशन है जिसमें हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही हैं। एंड व्हाई आर वी रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज वी थॉट कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कैसे भी हम यूज करें, नेचर ने हमें एकदम फ्रीली ये प्रोवाइड किए गए हैं, बिना सोचे समझे एक्सेसिव हमने यूज किया है। बट हमें ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि रिसोर्सेज अब इट प्रेजेंट सिचुएशन ह्यूमन एक्टिविटीज के मेन हम बोलेंगे सोर्स है, जिससे कि हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, whatever you may think, even if we are sitting in our house at a room, maybe even if we are using our phone, we are using maybe laptop, tab, whatever you are using, इसमें रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम ये नहीं समझ रहे कि सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज में अब रिसोर्स इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर हम अब इसको कंजर्व करने का नहीं सोचेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन द लेटर years to come. So human beings themselves are also essential components of resources. They are the main resource which transform the material available in the environment into resource and use them. But we should keep in mind that now we should realize कि हमें रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो चलो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पे तो we'll talk about in the later part of the chapter. अभी हम पढ़ लेते हैं, because we have started talking about this term resource, तो इसी से रिलेटेड ही थोड़ा डिटेल में इसकी और क्लासिफिकेशंस वगैरह कर लेते हैं। बट अगेन here till this point we just need to understand that human being material that is available for us in the environment and they change it into resource and then finally they only use it. ठीक है, सो हम अब देखते हैं कि अब हमें पता चल गया रिसोर्सेज क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है। नाउ वी नीड टू नो मोर अबाउट रिसोर्स। जितने भी रिसोर्सेज हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। नाउ वी नो हाउ डू वी क्लासिफाई थिंग्स, हाउ डू वी कैटेगराइज थिंग्स, या हम ग्रुप वाइज कैसे डिवाइड करते हैं, कोई कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो वी आर क्लासिफाइंग resources in various ways. I'll just give you one example so that you people don't get confused. Like your is suppose a class of 40 students. इस 40 स्टूडेंट्स में अगर मुझे बच्चों को अकेडमिकली सपोज डिवाइड करना, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे बच्चे जो जिनके 80 से 100 के बीच में आते हैं उनको एक ग्रुप बना दिया, 60 से 80% के बीच में एक ग्रुप बना दिया, मे बी 40 to 60 एक बना दिया, एंड देन उससे नीचे वाला एक ग्रुप बना दिया। अगर आई नीड टू सपोज डू सर्टेन काइंड ऑफ क्लास डिविजन, अगर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है फॉर दोज जिनके लिए मुश्किल हो रहा है पढ़ने में और जो एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी है, तो मैंने परसेंटेज वाइज कैटेगराइज कर लिया। बट सपोज उन्हीं स्टूडेंट्स को मुझे स्पोर्ट्स वाइज डिवाइड करना है कि भाई कौन सा बच्चा जो है कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा है,
तो उन्हीं बच्चों का अलग कैटेगराइजेशन होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे उसमें जो अकेडमिकली भी अच्छे हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, कुछ ऐसे हो सकता है जो सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ हो सकता है जो अकेडमिकली अच्छे हो पर स्पोर्ट्स में अच्छे ना हो, कुछ है जो सपोज वैसे एवरेज है इन स्कोरिंग द मार्क्स बट दे आर गुड इन स्पोर्ट्स, तो वो सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। दोज हु आर मे बी प्लेइंग क्रिकेट और दोज हु आर मे बी ऑप्टिंग फॉर मे बी फुटबॉल, तो वो अलग कैटेगराइजेशन हो गई, वो स्पोर्ट्स के बेसिस पे हो गई। ऐसे ही सपोज मैं डिबेट के कौन बच्चे हैं जिनकी स्पोकन अच्छी है, कौन है जो बाकी क्रिएटिव एक्टिविटी में आर्ट या पेंटिंग में अच्छे हैं और किसी में जो भी अच्छे, तो मैंने उसको क्या किया, कैटेगराइजेशन अलग अलग बेसिस पे की है, ठीक है, सेम चीजों। उसी तरीके से हम रिसोर्सेज की क्या करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आई सपोज दिस इज क्लियर कि क्लासिफिकेशन हम करते हैं, और क्लासिफिकेशन हम वेरियस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हम करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। तो जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये हम देखेंगे कि जो हमारे बायोस्फीयर से, या बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, तो यानी जो भी हमें बायोस्फीयर से मिला है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, फ्लोरा हो, फोना हो, फ्लोरा फोना हमें पता है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, फिशरीज हो, लाइफ स्टॉक हो, ये हमारे बायोटिक रिसोर्स में आ जाएंगे। एबायोटिक क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे रॉक्स है, मेटल्स हैं, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएगी, एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगी। देन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एग्जॉस्ट कब वो होते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। वील डू ऑल ऑफ देम इन डिटेल, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स टू यू। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं वो जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाएंगे या रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, बेसिकली अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। इसका एग्जांपल है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी, ठीक है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कंटिन्यूअस और फ्लो में भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे जो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं रिफॉर्म वापस से फॉर्म होने के लिए, जैसे हमारे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, बट नॉट ऑल ऑफ देम। उसके बाद हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे हम लोग की जो प्राइवेटली ओन्ड चीजें हैं वो इंडिविजुअल आ जाएंगी, कम्युनिटी ओन में चीजें, और सपोज जैसे गार्डन्स है या कॉमन आपका पब्लिक पार्क जैसे है, ये हमारी एक कम्युनिटी ओन्ड होती है। ओके, देन नेशनल रिसोर्स जो पूरे नेशन को बिलोंग करती है। देन गेट समवेयर कंफ्यूज, हम ये सारे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट राइट नाउ इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स टू यू। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की रिसोर्स है और क्या है, हमने उनको डेवलप कर लिया है, तो वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमारा स्टॉक है जो हमारे पास है, हमें पता है आगे यूज हो सकता है, एंड रिजर्व्स है, ठीक है। ठीक है, देयर आर एज आई सेड अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है और हम डिटेल में करेंगे ये, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि किस बेसिस पे किया है, बाय रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। इस टाइप का कोई भी टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आ सकते हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, हम एक और ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर लेते हैं रिसोर्स, ऐसे डिवाइड करें या ऐसे क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन, या फिर इफ वी डिवाइड देम बेसिकली, आई थिंक यू कैन क्लियरली सी दिस एरो, ओके। सो एज आई सेड कि अगर हम इसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल और ह्यूमन या मैन मेड, तो वो कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। आई थिंक मेकिंग ऑन द स्क्रीन एंड इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो बेसिकली दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू यानी नेचुरल जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, एंड ह्यूमन इज ऑब्वियसली बाद में उसको यूज करें, ठीक है। सो लेट अस बी, you can say more precise and move on to understanding this more, ठीक है। So as I said, resources को हम develop करेंगे, ठीक है, और sorry classify करेंगे into two, natural and human। natural अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज्यादातर यही क्लासिफिकेशन है जो जूनियर क्लासेस है ना, ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग सर्टेन आइडिया, या फिर कुछ तो थोड़ा सा तो दिमाग में आ रहा होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, हम बेसिकली यही कैटेगरीज करते हैं। एंड एज आई सेड हमारी जूनियर क्लासेस में हम तो नेचुरल में आ जाएगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में आ जाएगा कंटिन्यूअस एंड फ्लो, और सेकेंड आ जाएगा हमारा बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा अपना
नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड फ्लो में अपनी दो क्या चीजें हो जाएगी, कंटिन्यूअस में हो जाएगा विंड और फ्लो में हो जाएगा वाटर। जस्ट अंडरस्टैंड अगेन, हम जो आगे कैटेगराइज ऑफ ओरिजिन, तो वो बायोलॉजिकल और जो हमने बायोटिक और एबायोटिक किया है उसके बेसिस पे है ना। बट हियर वी विल नोटिस ये अलग कैटेगराइजेशन है, ये बेसिक कैटेगराइज फॉर जूनियर क्लासेस है ना। दैट इज व्हाई फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस एंड देन वी विल बी मूविंग टू द मोर स्पेसिफिक वंस। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग अगेन, रिसोर्सेज जो है दे आर डिवाइडेड इनटू नेचुरल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल या तो कंटिन्यूअस हो सकते हैं और या फ्लो हो सकते हैं। कंटिन्यूअस में हमारा विंड आएगा, फ्लो में हमारा वाटर आएगा। और बायोलॉजिकल ये रिन्यूएबल है, बायोलॉजिकल में हम दोनों की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी कि वी नो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना हो गया ये बेसिकली, नेचुरल वेजिटेशन एंड दिस इज वाइल्ड लाइफ। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हम आ जाते हैं ऑन आवर ह्यूमन। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं तो वी विल डिवाइड कर सकते, ओके वी आर लेफ्ट विद, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल के दो कैटेगराइजेशन है, दैट इज रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। हमें पता है मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत बार बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक की कैंस और ये जो है ये सारे फॉसिल फ्यूल्स, एक बार हमने उनको यूज कर लिया तो वी आर नॉट एबल टू यूज दैम। ओके, देन टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दो जो हम अभी पढ़ेंगे ये हमारे क्या आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर कैटेगराइजेशन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। ठीक, तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी जो हमने टेक्नोलॉजी यूज की है, जो हम इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, चाहे फैक्ट्रीज है चाहे वो इंडस्ट्रीज है, ताकि हम क्या कर सके इनके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। आई विल अगेन रिपीट, हमने पढ़ा था इन इम्प्रूव करने के लिए उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट विल इम्पैक्ट द काइंड ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स। एंड एज आई सेड, इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने बहुत एग्जांपल्स पढ़े थे इन 9th क्लास कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन सपोज जापान या ऐसी एरिया से डेवलप हो पाए। सो अब हमारी जो कैटेगराइजेशन है बेसिक वाली वो हमने कर ली है क्लास। जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस वन एंड देन आई विल सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो एज आई सेड, नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस एंड फ्लो, और बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है। और नॉन रिन्यूएबल के हमारे रिसाइक्लेबल एग्जांपल मेटल्स है, नॉन रिसाइक्लेबल के हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, ह्यूमन में है। तो ये हमने डिटेल में कर लिया है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम इसको करेंगे ऑन बेसिस ऑफ वेरियस अदर थिंग्स करते हैं, ये जो है ये हमें करना है सो दैट things become more clear to us and we are basically able to answer it. ठीक है, okay, so just let us understand the first thing. सबसे पहला आ जाता है हम ना ऑन द है, मतलब कहाँ पे, इन द सेंस कि जो रिसोर्स है वो कहाँ से बना है। अगर वो बायोटिक चीजों से हमें ये रिसोर्स मिला है तो हम इनको बायोटिक रिसोर्सेस बोलते हैं, और अगर क्या बोलेंगे, ए बायोटिक रिसोर्सेस। हम क्लियरली समझते हैं, हमें पता है बायोस्फीयर कौन सी एरिया है जहां हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों का इंटरेक्शन होता है, उनके बीच वाली जो जगह है वहां पे लाइफ, तो लाइफ या लिविंग थिंग्स से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक। और ए बायोटिक क्या होगा, बिल्कुल थिंग्स से कंपोज्ड है। ठीक है, जैसे हमारे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, इनमें लाइफ नहीं है, ये ए बायोटिक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ए बायोटिक रिसोर्स। सो एग्जांपल्स जो हैं उनके फॉर्म में आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कर लेते हैं। टुमारो व्हेन आई स्टार्ट विद द क्लास आई विल अगेन एक्सप्लेन बायोटिक, ए बायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बट एक अगेन रिन्यूएबल नाम से ही पता चल गया कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो बहुत जल्दी क्या होंगे, रिप्लेनिश नहीं। और रिन्यूएबल वो है जो हमने पहले भी पढ़ा था, कंटिन्यूअस टाइप के जो अपने हैं। सो ऐसे रिड्यूस हो सकते हैं अलग अलग केमिकल, फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, उनको हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ये जो सारी चीजें है ना, ये हमारी वाटर भी फ्लोइंग में होता है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे हम कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, फ्लो में। कंटिन्यूअस जो विंड ब्लो करती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होंगे जिनको बहुत लंबा टाइम लगता है फॉर्म होने में, जैसे हमारे मिनरल, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ये सारी फ्यूल्स लगाते हैं फॉर्मेशन में, इनमें से जरूर कुछ ऐसी चीजें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, ठीक है, और कुछ फॉसिल फ्यूल्स, बट सारे के सारे यूज नहीं हो सकते,
रिसाइकल से मैंने मेटल्स का आपको बताया ही है, जो अपने कोल्ड ड्रिंक के कैंस या किसी भी मेटालिक चीज हो उसको रीयूज हो सकता है, रिसाइकल करके उसको रीयूज किया जा सकता है, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लाइक मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकलेंगे हम आज। दिस इज इट फॉर टुडे, फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, यानी हम क्लासिफिकेशन ही करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे सारे क्लासिफिकेशन। Just give this question a reading whatever we have done today, and if you have any problem feel free to ask, and so if you have any problem just basically ask your question and I'll sort it out.